क्लास +1 के इस चैप्टर ग्रेविटेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास ना दो बॉडीज़ हैं, ए और बी। एक का मास है ma और एक का मास है mb। अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता था कि जब भी कोई दो बॉडीज जिनका मास है वो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये हमारे पास होती है उन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है एक दूसरे पे। तो हमारे पास कौन सी फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको मैं यहाँ Fg से लिख रहा हूँ वो एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यानी कि इन दोनों के दोनों मासेस का प्रोडक्ट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो बेसिकली इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है r, तो r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जब मैं इस फॉर्मूले को कंबाइन करूंगा मेरे पास क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस दैट इज ma mb अपॉन r स्क्वायर। अब जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं जो कि है कैपिटल G। जो कैपिटल G होता है वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होता है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब इसी ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले को यूज़ करके ना हम लोग न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको प्रूव करते हैं। तो सपोज करो अब ये दोनों बॉडीज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो मेरे पास फोर्स ऑन बॉडी ए लग रही है ड्यू टू बी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगा रहा हूँ। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ये है Fg इज इक्वल टू जी ma mb r स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, तो मैं फोर्स को एज अ वेक्टर ले रहा हूँ। और जो इसका यूनिट वेक्टर है वो क्या है? कहाँ से कहाँ लग रही है फोर्स? बी से ए की तरफ को लग रही है फोर्स, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। वहीं पर फोर्स ऑन बी ड्यू टू जो ए लगेगी हमारे पास, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, उसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो ए से बी की तरफ को होगा। अब जब ये दोनों की दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो मैं देखो फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ ए मास ऑफ बी अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? आर बी ए। जो यूनिट वेक्टर है वो बी से ए की तरफ होगा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। वहीं पर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा? जी, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ma mb प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन आर स्क्वायर। और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना हमारे पास वो कितना है? आर ए से बी। लेकिन अब हम ये दो जानते हैं ना कि ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर जो है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। यूनिट वेक्टर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास बेसिकली जो B से A है और जो A से B यूनिट वेक्टर है वो इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ कि जो यूनिट वेक्टर AB है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ BA। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब अगर मैं इसको लिखूँ तो फिर मैं जो फोर्स ऑन B ड्यू टू A है उसको कैसे लिख सकता हूँ? GMA mb प्रोडक्ट ऑफ मासेस जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर BA। बट ये फोर्स किस में हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी। लेकिन अब खुद देखो ना, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास और ये फॉर्मूला तो सेम है। तो मैं ये भी जो भी मेरे पास इक्वेशन आई है, सपोज करो ये सेकंड इक्वेशन है, तो जो मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन या फिर फोर्स का जो भी फॉर्मूला है उससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये क्या था हमारे पास? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ना एक बॉडी है उसका मास है 1000 kg, दूसरी बॉडी है उसका मास है 1 kg।
तो ये बॉडी जितना इस पे फोर्स लगाएगी ये बॉडी भी उतनी ही फोर्स लगाएगी। तो इनके बीच में जो फोर्स की रेशियो आएगी वो हमेशा 1:1 आएगी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। तो पेपर में ऐसा मत लिख देना कि हाँ 1000 kg देखा कि हाँ हमारे पास मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं दो मासेस के बीच में। तो ये हमारे पास था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम जो ये दोनों की दोनों डेरिवेशन है वो पेपर में कैसे लिखनी है ना वो पढ़ते हैं। तो ग्राफ भी इसका डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बता दी थी, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्राफ। हम ये जानते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो भी दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो जो ग्राफ बनेगा ना वो शार्प कर्व बनेगा। तो ये हमारे पास ये ग्राफ का नेचर ही आएगा। और जो न्यूटन लॉ इन वेक्टर फॉर्म था मैंने उसमें बताया था, उसमें यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, m1 और m2 मास हैं उनके। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है उसका यूनिट वेक्टर जो है मैं क्या ले रहा हूँ 2 1 ले रहा हूँ। जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है उसका यूनिट वेक्टर मैं 1 2 ले रहा हूँ। तो मैंने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला बता दिया, यूनिट वेक्टर 1 2 था, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 में मैंने क्या किया है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला लिखा और यूनिट वेक्टर है 2 से 1 की तरफ को। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव, तो यूनिट वेक्टर 2 से 1 वाला जो है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर 1 to 2। तो फिर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा नेगेटिव में। और यहाँ पे मेरे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि जो F12 है दैट इज़ इक्वल टू -F21। तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगी, जो कि न्यूटन का हमारे पास थर्ड लॉ है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। दो मासेस जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है और न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि बेसिकली जो फोर्सेस होती हैं दो मासेस के बीच में वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, तो रेशो हमेशा 1:1 रहेगी।